स्टडी क्लासेस। सो आप लोग जैसे जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स बुक के सारे सॉल्यूशन अपलोड किए जाते हैं। तो अगर आप क्लास 10 में हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये एक्सरसाइज 1.3 है रियल नंबर वास्तविक संख्या का, और 1.1, 1.2 हमने बना लिया है। तो अगर उस चैप्टर में आप लोग को कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और हाँ, साथ ही में हमारे जो चैनल का एक इंस्टा अकाउंट है उसे भी फॉलो कीजिए। आप लोग वहाँ पे भी अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं मैसेज के जरिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी, ये जो एक्सरसाइज 1.3 है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, वो भी किसी किसी बोर्ड में 6 मार्क्स के लिए या फिर 8 मार्क्स के लिए। तो प्लीज आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इजी है। एक बार हमारे साथ समझिए, फिर आप रिविजन कर लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें जो यहाँ पे संख्या दी गई है √5, उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। तो इसको हम लोग प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम लोग विधि का प्रयोग करेंगे। उस विधि का नाम जानना इंपॉर्टेंट है। तो विरोधाभास विधि, यानी विरोध के अनुसार जाकर हम इसे प्रूव करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेंगे माना रूट जो 5 है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम किसी भी परिमेय संख्या को उसके सहअभाज्य संख्या के बटे के रूप में लिख सकते हैं। यानी देख लीजिए, √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं। अब p/q, अब p/q क्या है, जहां p और q दोनों सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। और एक बात ध्यान देने वाली है, जो यहाँ पे √5 बराबर p/q है, यहाँ पे q जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता। q जो है वो कभी 0 नहीं होगा। और p और q दोनों पूर्णांक है, p और q दोनों पूर्णांक है। ठीक है, दोनों पूर्णांक है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि हमने इसे √5 को एक परिमेय संख्या माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो हमें समीकरण मिला है √5 बराबर p/q, उसको क्या करेंगे, समीकरण के लिखेंगे। समीकरण के दोनों पक्षों पर स्क्वायर लगाने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में वर्ग देने पर, ठीक है, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहा जाता है, वर्ग देने पर। आई होप हैंडराइटिंग आप लोग को समझ में आ रही होगी। समीकरण के दोनों पक्षों में वर्ग देने पर अब क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में हम लोग वर्ग देंगे। समीकरण क्या है, √5 बराबर p/q, यानी √5 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ समझा रही हूँ। ठीक है, √5 का, देखिए √5 का स्क्वायर यानी √5 इंटू √5 है कि नहीं, √5 इंटू √5। अब √5 इंटू √5 करेंगे तो √25 हो जाएगा। अब √25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 5 निकलेगा। तो हम लोग √5 स्क्वायर को लिख सकते हैं 5, और p/q के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं p²/q²। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 5 को q² से गुना करेंगे और p² को यहाँ पे तो कुछ नहीं है यानी 1 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे
यहीं पे लिखते हैं कि 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से ये समझ में आ रहा है कि अगर क्यू स्क्वायर को मान लेते हैं, यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, क्यू स्क्वायर को यहीं रहने देते और पी स्क्वायर है और इस 5 जो गुना में था वो बट्टे में आ जाता। ठीक है, बट्टे में आ जाता है, यानी जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है। तो हमें समीकरण नंबर 1 से ये समझ में आता है, ये आप लोग को नहीं लिखना है। ठीक है, ये आप लोग को नहीं लिखना है। तो समीकरण नंबर 1 से हमें ये समझ में आता है कि 5 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर सकती है। तो समीकरण नंबर 1 से 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से पता चलता है कि जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है। 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है। ये लाइन जो है इसके नीचे लिखना है। ठीक है, आप लोग को, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है। समीकरण 1 से पता चलता है कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, अर्थात 5 जो है वो पी को भी विभाजित करेगी। ठीक है कि नहीं, कंफ्यूजन होता है तो मैं समझा रही हूँ कि 5 पी को कैसे विभाजित करेगी। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाते। ठीक है, स्क्वायर नहीं लगाते तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं लगता, तो क्या आता, 5 क्यू बराबर पी, यानी पी बटे 5 आ जाता, तो 5 पी को विभाजित करता। तो हम लोग देख सकते हैं कि समीकरण 1 से पता चलता है कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, अर्थात 5 पी को भी विभाजित करेगी। यानी हम लोग देख सकते हैं कि 5 जो है वो पी का गुणनखंड है। 5 जो है पी का गुणनखंड है। ठीक है, ये इतना दूर बनेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें समीकरण नंबर 1 क्या मिला था, समीकरण नंबर 1 की 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, जहाँ 5 पी का गुणनखंड होती है। ये था हमारे पास समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे p जो है p का मान लेते हैं। कुछ माना p बराबर 5c। ठीक है, माना p बराबर 5c। अब आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन हो गए कि माना p बराबर 5c, यानी 5c आया कहाँ से, ये 5c, c का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पे c का कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है कि 5c कहाँ से आया, बस हमने मान लिया कि p बराबर जो है 5c है। अब क्या करेंगे, p बराबर 5c, तो ये जो हमारे पास p बराबर 5c आ गया, उसको क्या करेंगे, इस p के मान को, p का जो मान निकला है 5c, उस p के मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग p के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में क्या था, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब p के जगह क्या है, 5c है। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर ही देंगे। ठीक है, इतना दूर आप लोग को समझना है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
5q² ही होगा। अब 5c का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25c²। तो q² बराबर 25c² बटे 5 यानी ये कट जाएगा 5। तो यहाँ पे q² बराबर क्या हो गया 5c²। अब देखिए समीकरण में क्या था यहाँ पे कि 5q² बराबर p², यानी जो है 5p² को विभाजित कर रही थी। तो यहाँ पे है 5c² बराबर q²। अच्छा मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से लिखती हूँ 5c² बराबर q²। इस समीकरण को देखिए और इस समीकरण को देखिए, बिल्कुल एक जैसा है समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 में जैसे 5p² को विभाजित करी थी उसी तरह समीकरण नंबर 1 में 5 जो है p² को विभाजित कर रही थी, समीकरण 2 में उसी तरह 5q² को विभाजित कर रही है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः समीकरण नंबर 2 में जिस तरह से हमने लिखा था समीकरण नंबर 1 में, क्या लिखा था हमने समीकरण नंबर 1 में 5p² को विभाजित कर रही है, यानी 5p को भी विभाजित कर रही है। तो हम लोग समीकरण नंबर 2 में भी सेम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 2 में 5q² को विभाजित कर रही है, अर्थात 5q को भी विभाजित कर रही है। अतः समीकरण 2 में 5q को भी विभाजित कर रही है, यानी 5q का गुणनखंड है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में 5p का गुणनखंड था, समीकरण नंबर 2 में 5q का गुणनखंड है। और अब समझ में आता है कि p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उन दोनों का गुणनखंड 5 है। तो हम लोग लिखेंगे यानी 5 जो है वो p और q दोनों को विभाजित कर रही है, दोनों का गुणनखंड है। एक जैसी बात आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, यानी 5p q दोनों को विभाजित कर रही है। इससे एक बात साबित होता है कि p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है। लिखेंगे अर्थात p q सहअभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन हमने √5 को परिमेय संख्या माना था और किसी भी परिमेय संख्या को उसके अभाज्य संख्या के बटे के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो यहाँ समझ में आ रहा है कि p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन हमें एक बात नोटिस करनी चाहिए थी कि मैंने शुरुआती में एक चीज लिखाया था कि √5 बराबर p बटे q है। ठीक है, तो किसी भी परिमेय संख्या को उसके सहअभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि p बटे q तो सहअभाज्य संख्या है ही नहीं। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसी गलती हमसे क्यों हुई? क्योंकि ये त्रुटि इसीलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हमने √5 को परिमेय संख्या माना था। ठीक है, √5 को हमने परिमेय संख्या माना था। तो अब लिखेंगे अतः यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हमने √5 को परिमेय संख्या माना था। यहाँ पे एक लॉजिक है, मैं बार बार समझा रही हूँ कि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग उसके सहअभाज्य संख्या के बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन p बटे q यहाँ पे तो साबित हो गया कि ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो क्यों गलती ऐसी हुई हमारे लिए? क्योंकि हमने √5 को परिमेय संख्या माना था। और इस तरह से हम लोग साबित कर सकते हैं कि p बटे q के रूप में नहीं आया वो, यानी वो अर्थात
अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये साबित होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कुछ ज्यादा ही दिक्कत होती है तो मैं फिर से ट्राई करूंगी कि वीडियो को फिर से बनाऊं, लेकिन आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, और इसको कहते हैं विरोधाभास विधि, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी विरोधाभास विधि से बनाएंगे, उसी विधि से बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग को पता है, किसी भी परिमेय संख्या को उसके सहअभाज्य संख्या के बटे के रूप में लिख सकते हैं। यानी 3 + 2√5 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप लोग को पता है कि p और q पूर्णांक है, p और q सहअभाज्य संख्या है, और q कभी 0 नहीं हो सकता है। ये आप लोग को ब्रैकेट में लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में लिख लेना है। ये आप लोग का काम है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। मैं समीकरण को आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2√5 है, p/q है, ये जो +3 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस के चिन्ह हो जाएगा, इक्वल को उधर जाएगा तो फिर √5 को लिखते हैं। अब p/q है, -3 है, ये जो 2 है ये था किसमें, √5 के साथ गुना में, बराबर के उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, तो बराबर के उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। √5 बराबर p/q × 2 - 3, इसे लिख लेते हैं एक बार क्लियर करके कि √5 बराबर p/2q - 3, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ हमारे पास √5 है, ठीक है, √5, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या सिद्ध किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे तो हमने इसको माना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि p/2q - 3 एक परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं कि p/2q - 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने माना था यहाँ पे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो p/2q - 3 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि उसी का रूप है ये। तो p/2q - 3 परिमेय संख्या है जो कि यहाँ पे √5 के बराबर है, बराबर है √5 के बराबर है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं, हमने अभी सिद्ध किया क्वेश्चन नंबर 1 में। और आप लोगों को पता ही होगा कि √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लेकिन यहाँ पे अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि बराबर है p/2q - 3 के, तो इसे भी एक
अपरिमेय संख्या होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि p/2q माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। तो क्योंकि ये इसीलिए हमें यहाँ पे परिमेय संख्या मिला क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब लिख लीजिएगा कि अर्थात 3 + 2√5 असल में एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ। हमें कहा गया था कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब क्या किया हमने कि मान लिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो उसे जब हमने सॉल्व किया तो p/2q - 3 के रूप में मिला, लेकिन √5 तो एक असल में अपरिमेय संख्या है। तो ये तो अगर परिमेय संख्या होती तो ये √5 के बराबर नहीं होती, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 3 + 2√5 असल में एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिए सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें 1/√2 है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होने वाला है। तो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, या फिर मैं 2 बता देती हूँ, पहला सेक्शन दूसरा सेक्शन बता देती हूँ। आप लोग को तीसरा सेक्शन खुद बनाना है, और उसमें भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सबसे पहला है 1/√2, 1/√2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विरोधाभास विधि से बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है, लेकिन उसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, सिद्ध बना रही हूँ। लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो जैसे जानते हैं हम लोग किसी भी परिमेय संख्या को उसके सहअभाज्य संख्या के बटे के रूप में लिख सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर p/q, 1/√2 बराबर p/q। अब देखिए यहाँ पे p और q क्या है, यहाँ पे p और q पूर्णांक है, और एक मिनट, यहाँ पे PQ कितना है, मतलब क्या है, पूर्णांक है तथा सहअभाज्य संख्या है, और साथ ही ये जो Q है वो कभी 0 नहीं हो सकता। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है और लिखना भी है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये जो 1 था, ये 1 भागा में था, तो अगर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, p/q × 1 यानी 1q। अब 1q है, अब 1q को q भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इतना ही रहना है। अब देखिए हमें क्या प्रूव करने के लिए कहा गया था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, हमने माना था, और हमें प्रूव करना था कि वो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात कि p/1q जो है
वो √2 के बराबर है। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे हमने मान रखा है कि परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या √2 के बराबर है, लेकिन √2 तो असल में एक परिमेय संख्या है। तो यह त्रुटि क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि हमने यहाँ पे गलत कल्पना किया था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए लिखना क्या है, इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं कि P/1Q या फिर Q लिखे, P/Q √2 के बराबर है तथा यहाँ P/Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन असल में √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे √2 बराबर P/Q है, तो लिखेंगे लेकिन P/Q √2 के बराबर है, और एक बार लिखते हैं √2 के बराबर है, और यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। लिख देंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने गलत कल्पना किया था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यानी आप लोग को लास्ट में देखना है कि अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी, और दिक्कत होती है तो पूछ सकते हैं आप लोग। तो ठीक है, और एक बार मैं रिवीजन करवा रही हूँ जल्दी से। पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन उसको हम लोग मान लेंगे परिमेय संख्या है। और इस विधि को क्या कहते हैं, आप लोग को याद रखना चाहिए कि विरोधाभास विधि। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं विरोधाभास विधि द्वारा। तो सबसे पहले एक परिमेय संख्या में हम लोग मान लेंगे, फिर अगर परिमेय संख्या है 1/√2 परिमेय संख्या है तो उसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P/Q होता है, PQ पूर्णांक होता है तथा सहभाज्य संख्या होता है, और ये बात आप लोग को हमेशा याद रखनी है कि Q कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसको सॉल्व किया हमने, तो √2 बराबर P/1Q आया। अब P/1Q तो हमने यहाँ पे माना था कि P/1Q जो है वो परिमेय संख्या है जो 1/√2 के बराबर है, लेकिन √2 तो असल में एक अपरिमेय संख्या है, हमें पता है। तो ऐसी गलती क्यों हो रही है हमसे कि ये तो परिमेय संख्या है, तो इसे भी कोई एक ऐसी संख्या से बराबरी करनी चाहिए जो उसी की तरह हो, यानी वो भी परिमेय संख्या हो, लेकिन वो तो √2 से बराबरी कर रहा है, यानी एक अपरिमेय संख्या से बराबरी कर रहा है। तो ये गलती क्यों हो रही है, तो ये त्रुटि इसीलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे गलत कल्पना किया था, गलत माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यानी असल में 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 2 समझा देती हूँ, और सेक्शन नंबर 3 में है 6 + √2। तो क्या करेंगे आप लोग कि √2 को इधर रहने देंगे और P/Q के साथ 6 को क्या करेंगे, 6 जो है वो प्लस में है, वो माइनस में चला जाएगा, बराबर के उधर जाएगा। तो फिर आप लोग सेम चीज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ सेक्शन नंबर 2 बता रही हूँ, ठीक है, वो देख लेते हैं।
आप लोग एक काम कीजिएगा, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वहां पे आप लोग लास्ट में लिख लीजिएगा कि अर्थात ये साबित होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए सेक्शन नंबर जो 2 है वो भी सेम तरीके से बनेगा। सेक्शन नंबर 2 में क्या है, 7√5 गुना में है 7√5। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम इसे परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। यही होता है विरोधाभास विधि। तो 7√5 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी परिमेय संख्या को p/q यानी उसके सहभाज्य संख्या के बटे के रूप में लिखा जाता है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हम लोग √5 p/q है। अब देखिए 7 जो है उस ये गुना में है, अगर बराबर के उधर जाता है तो ये भागा में चेंज हो जाएगा यानी 7। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि √5 बराबर p/7q, ठीक है, p/7q। अब देखिए p/7q तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या और वो p/q के बराबर में है। दोनों परिमेय संख्या यानी p/7q भी परिमेय संख्या है। तो उसे एक ऐसे संख्या से बराबरी करनी चाहिए थी कि जो उसी की तरह परिमेय संख्या हो। हम लोग जानते हैं कि 3 बराबर ही 3 होता है, लेकिन 3 बराबर 4 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 का मान बड़ा है और 3 जो है वो 4 से छोटा है। तो 4 बराबर 4 होगा, 3 बराबर 3 होगा, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होगा और अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन देखिए ये तो है परिमेय संख्या, क्योंकि हमने इसे माना है, हमें पता नहीं है ये संख्या असल में क्या है, ठीक है, लेकिन हमने तो माना है कि ये परिमेय संख्या है। तो p/7 की तो परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन √5 हमें पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है √5। तो अगर मान लीजिए आपके सॉल्यूशन में लास्ट में कंक्लूजन में 3 बराबर 4 आ रहा है, 3 बराबर 4 आ रहा है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो तो गलत है, कि 3 बराबर 4 तो कभी हो नहीं सकता। 4 बराबर 4 होगा या फिर 3 बराबर 3 होगा, तो हमें समझ में आ जाता है कि गलती है। तो देखिए √5 यहाँ पे परिमेय संख्या है, लेकिन p/7q तो परिमेय संख्या है, तो ऐसी गलती भाई हमसे क्यों हो रही है। तो हमें ये समझना होगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है, हमने माना ही गलत है यहाँ पे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो असल में ये गलती हमसे क्यों हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत कल्पना किया है, हमने यहाँ पे गलत कल्पना किया है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो ये त्रुटि क्यों उत्पन्न हो रही है, ये त्रुटि इसलिए उत्पन्न हो रही है कि हमने गलत कल्पना किया है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि p/7q ऐसा लिखिएगा, मैं समझा रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, आप लोगों को बता दे रही हूँ कि हाँ आप लोग को लिखना कि हाँ p/7q एक परिमेय संख्या है जो कि √5 के बराबर है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये त्रुटि इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग को लिखना है नीचे, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। और मैं बार बार कह रही हूँ ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, वो भी 6 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। कहीं भी इस चैप्टर से दिक्कत होती है या फिर इस एक्सरसाइज से दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर इंस्टा पे जाइए, इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये खत्म होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।